जलाया है मेरा चेहरा तुमने, ए नाकाम बंदे अब देख के हौसले के चिराग से रोशन करूंगी सारा जहां में कैसे। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू विमेन शाइन शो। मैं बताना चाहूंगी विमेन शाइन के बारे में। जब इसके पहले जब हम बात शुरू करने से पहले, विमेन शाइन एक ग्लोबल डिजिटल मैगजीन है जो कि हर महीने आती है और इसको हम हर महीने के 30 तारीख को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं। इस मैगजीन में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये हमने पैंडेमिक में शुरू की थी और आज इसके 7 महीने पूरे हो गए हैं। तो कहते हैं कि जब कोई खराब समय भी होता है, अगर हम उस खराब समय में भी कुछ अच्छी चीज करते हैं तो वो बहुत बढ़िया गिफ्ट होता है। तो ये पैंडेमिक में हमारे जो विमेन शाइन एक तरह की गिफ्ट है ये पैंडेमिक की, जिसको हम हर महीने महीने हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में करीब 8,000 से ज्यादा लोग इसको पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है इसमें। ये जो मैगजीन है इसमें हमारे कई सारे सेक्शंस होते हैं और ये फोकस करती है महिलाओं और उनकी फैमिली के लिए। तो जैसे हम बात करें कि इसमें कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, जो महिला इंडिया में भारत में अच्छा काम कर रही हैं, जो भारत के अलावा अलग अलग देशों में अच्छा काम कर रही हैं, प्लस इसमें कुछ जो सेलिब्रिटी महिलाएं हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, वो उनको हम इसमें फीचर करते हैं, उनके बारे में हम इसमें लिखते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें हमारे कई आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम कहें जैसे हेल्थ पे होता है, फैशन पे होता है, ब्यूटी पे होता है, ट्रैवल पे हम आर्टिकल्स इसमें लिखते हैं, पेट्स के बारे में भी हम इसमें लिखते हैं, फूड पे हमारी रेसिपीज बहुत अच्छी अच्छी इसमें आती हैं, और जोडियक है, रिलेशनशिप है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इसमें हम कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 3 आई होते हैं, 3 आईज, एक इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इनोवेटिव। ये हमारी विमेन शाइन मैगजीन है। तो हम बात करते हैं आज के डिस्कशन को लेके। आज का जो डिस्कशन है उसकी जो थीम है, अगर हम बात करें, जो यूनाइटेड नेशंस की एक 16 दिन का मुहिम होता है जो कि जेंडर सेक्सुअल वायलेंस पे होता है, जिसमें कि जो कि वो 25 नवंबर को स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर को खत्म होता है। इसमें जगह जगह पूरे देश में, इवन पूरे विश्व में हर जगह वर्कशॉप्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, सेशंस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती रहती हैं और हम जेंडर सेक्सुअल वायलेंस पे काफी बात करते हैं। हम इसमें एक हम मुहिम निकालते हैं, लोगों को अवेयरनेस होती है, कराते हैं लोगों को, उसके बारे में उनको पता चले कि ये क्या चीज है। इसमें हमारी जो मैगजीन है, अगर हम बात करें इसमें, और इसमें भी हम इस बार जो हमारा दिसंबर में हम बात करें कि हम इस बार जो फीचर कर रहे हैं, काफी हम स्टोरीज कैरी करेंगे हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स की। डिसेबल डे पे काफी स्टोरीज हम दिसंबर एडिशन में कैरी करेंगे। तो हम फिर आते हैं डिस्कशन पे। काफी जो एनजीओज हैं उस पे आजकल जो पूरे इंडिया में, इवन इंटरनेशनल एनजीओज जो हैं, वो एसिड अटैक पे काफी काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो एसिड अटैक होते क्यों हैं? कभी लैंड के बारे में प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, बिजनेस के डिस्प्यूट्स होते हैं, या फिर लव में, प्यार में जो रिजेक्शन होता है उस पे डिस्प्यूट्स होते हैं, उस पे अटैक्स होते हैं, रिजेक्शन ऑफ सेक्सुअल एडवांस पे भी होता है, और डाउरी डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। तो जो ये अटैक होते हैं, लोग सोचते हैं कि हम अटैक करके किसी दूसरे की जिंदगी खत्म कर देंगे, उसकी हम आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे और उसकी जो लाइफ है एक दूसरे मोड़ पे चली जाएगी। उसी की जगह उसी के साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस चैलेंज, जो ये हमारा जो चैलेंज का जो ये नैरेटिव है, इसको भी बिल्कुल चेंज करने पे लगे हुए हैं। वो अपनी जिंदगी एक दूसरे तरीके से जी रहे हैं, अपने टर्म्स पे जी रहे हैं वो जिंदगी। अपने लाइफ में छोटे छोटे उनके माइलस्टोन्स हैं जिसमें वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरह से, खुशी से आगे जी रहे हैं। तो हम इस समय हमारे साथ 2 गेस्ट हैं, अंशु राजपूत और प्रमोदनी। दोनों एक फाउंडेशन है जिसका नाम है छाव फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है। वो इस पे एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे काम कर रहा है। ये दोनों उसी के साथ जुड़े हुए हैं। छाव फाउंडेशन ने 2013 में स्टॉप एसिड अटैक्स का एक कैंपेन शुरू किया था। इन्होंने इन एसिड अटैक को सर्वाइवर्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने 2 कैफे लॉन्च किए हैं, आगरा और लखनऊ में। तो अगर कोई कभी लखनऊ या आगरा आप लोग जाएं तो जरूर आप इनका एक शीरोज हैंगआउट है, वहां पे जरूर जाएं। और इनका नोएडा में एक शीरोज होम करके है, जहां पे एक प्रोडक्शन प्लेस है, जहां पे ये गर्ल्स को हैंडीक्राफ्ट्स और वेरियस स्किल ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड करते हैं।
इनफैक्ट मैं जो हूँ लखनऊ में, मैं लखनऊ से हूँ और मैं शीरोज हैंगआउट बहुत जाती रहती हूँ। एक तो उसके दो रीजंस है, एक तो मैं विमेन के साथ काम करती हूँ, तो जब मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ पे जब मैं विमेन को, एक एम्पावर्ड विमेन देखती हूँ, एक कॉन्फिडेंट देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे ही वहां पे जाएंगे, आपका जो स्वागत होगा, सबके स्माइलिंग फेसेस से स्वागत होता है, बहुत अच्छा लगता है वहां पे। क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर कोई इंसान मुस्कुरा के आपको मिल रहा है, मुस्कुरा के आपके पास बैठ के आपसे बातें कर रहा है, आई थिंक ये कहीं नहीं होता है इस तरह से। तो जो जज्बा आज इन लोग के साथ है, इन लोग में है जो जज्बा, और इनफैक्ट इनको जो सपोर्ट कर रहा है फाउंडेशन, बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। इनफैक्ट मैं और बताना चाहूंगी, जो छाव फाउंडेशन है वो दो फंड रेजर्स भी रेज कर रहा है। एक तो एक पोर्टल है गिफ्ट स्टोरी करके, जिसमें जो नोएडा में इनका जो जगह है जहाँ पे ये लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, एक इनका पोर्टल है गिफ्ट स्टोरी करके। सारे वहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वहां से गिफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। एक तो वो कैंपेन रन कर रहे हैं ये लोग। दूसरा कैंपेन इनका है ट्रीटमेंट ड्राइव, जो कि 5 एसिड अटैक विक्टिम्स हैं जिनको इस समय मदद की जरूरत है, उनको ट्रीटमेंट कराना है, उसका ये फंड रेज कर रहे हैं। तो आप लोग इनके वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, वहां पे कई सारी चीजें हैं किस तरह से आप इनको डोनेशन कर सकते हैं और इनके फंड रेज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी में कंटिन्यूएशन में हमारे पास दो गेस्ट है, अंशु और प्रमोदनी। अंशु से तो मैं बहुत मिलती हूँ, आई थिंक प्रमोदनी से भी मैं एक बार मिली हूँ शीरोज में यहाँ पे। तो पहले हम बात करेंगे अंशु से। अंशु, वेलकम टू विमेन शाइन शो, गुड इवनिंग। थैंक यू मैम, वेरी गुड इवनिंग अंशु पहले, मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंशु, पहले तो मुझे आप ये बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से आई हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, वो मुझे बताइए। ओके, मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। और मेरी फैमिली में अभी 6 मेंबर हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे 3 ब्रदर्स और मैं। ओके, तो आप यहाँ पे अकेली रहती हैं, आपकी फैमिली बिजनौर में रहती है? हाँ जी, यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ। मेरी एक रूममेट है जिसके साथ मैं यहाँ पे हम्म, रहती हूँ और सिरोज में काम हम्म, करती हूँ। ओके, ओके। हमने जब आपके स्टोरी के बारे में पढ़ा तो हमें जाहिर सी बात है, हमें बड़ा खराब लगा, दुख लगा देख के कि किस तरह से आपके साथ वो घटना हुई है। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे उस दिन के बारे में जब आपके ऊपर ये अटैक हुआ था? मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और वो मेरे पड़ोसी ही थे और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 इयर्स की थी। और एसिड अटैक करने का रीजन ये था कि मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और वो जो 55 साल के बूढ़े थे वो मेरा पीछा करते थे। काफी समय से मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उनको दादाजी बुलाती थी। तो कभी मन में ऐसा हुआ ही नहीं कि इस तरह के ख्यालात उनके मन मेरे प्रति चल रहे होंगे। तो एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं शायद रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो एक बहुत बड़ा धक्का मुझे लगा कि वो 55 साल के, हम्म, मैं 15 साल की, और वो मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग रहते हैं। अगर कुछ भी होगा तो वो इतनी एजेड उम्र के हैं तो कि उन पर कुछ भी ब्लेम नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे सब ब्लेम करेंगे। हो सकता है कि मेरी पढ़ाई हम्म, रोक दी जाएगी, घर में कैद कर दिया जाएगा, हम्म, हो सकता है छोटी ही उम्र में शादी कर दी जाएगी। तो इसी डर के कारण मैंने लंबे समय तक घर पे नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत हंसती खेलती लड़की थी। तो मम्मी पापा को लगा कि ये बहुत परेशान रहने लगी, इसको क्या हो गया। तो मम्मी मुझसे पूछती थी, तो एक दिन मैंने परेशान होकर मम्मी को बताया कि ये जो दादाजी हैं ये मुझे परेशान करते हैं। तो पहले मम्मी पापा ने गुस्सा किया, फिर मेरे भाई ने उनको प्यार से समझाया कि आप उनकी फैमिली से जाके बात कीजिए। पर ऐसा होता है ना कि हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उन्होंने भी हाँ, अपनी हाँ, गलती बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। और मैं एक दिन घर पे सो रही थी तो उन्होंने सोते हुए मुझ पर तेजाब डाल दिया। हम्म। तो फिर इस घटना के बाद फिर आप छाव फाउंडेशन के कैसे उनके कनेक्ट में आई आप? अ, मैं थोड़ी बीच की कहानी बताती हूँ कि जी। अटैक होने के बाद हमारी सोसाइटी हम्म, का अहम रोल रहता है कि सोसाइटी जी। हमें अपनाती नहीं है। जितने भी हम्म, रिश्तेदार होते हैं सब साथ छोड़ हम्म, देते हैं, क्योंकि पता है हम्म, एसिड अटैक के बाद जो कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा वो होता है।
तो हम्म। मतलब कि कहीं हम लोग पैसे ना मांग लें या हम किसी से सपोर्ट ना मांग लें, इसी कारण सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। मेरे जो हम्म। स्कूल से नाम भी काट दिया, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी, मेरे स्कूल से नाम काट दिया गया कि इसका फेस जल चुका है, इसलिए हम पढ़ा भी नहीं सकते। मम्मी पापा का उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया था। सब लोग मतलब टोंट मारते थे मेरे साथ साथ। मेरी हम्म। फैमिली को भी ब्लेम करते थे कि इन्होंने अच्छी परवरिश नहीं की बच्चे की और इसलिए हुआ, हमारी लड़की के साथ नहीं हुआ, हमारी लड़की के साथ ऐसा होता हम्म। तो हम मार देते, ये कर देते, वो कर देते। इस तरह से बहुत सारा मतलब मम्मी पापा को ब्लेम किया गया। लेकिन हम्म। मम्मी पापा ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हम लोग घर में ही रहते थे और मतलब लेकिन उसके बाद मैं घर में ऐसा सोचती थी कि मम्मी पापा जब मुझे अकेला छोड़ेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा को भी शायद कोई ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा हम्म। हमेशा मुझे समझाते थे कि आज ये जो लोग हंस रहे हैं ना, कि एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे, तुम एक दिन ऐसा काम करो कि आज यही लोग आके तुमसे सामने से बात करेंगे। मर जाओगी तो हम्म। यही लोग और तुमको कहेंगे कि देखो वो लड़की गलत थी इसलिए सुसाइड कर लिया, और तुम्हारा हम्म। अटैकर भी छूट के आ जाएगा। तुम्हें अपने अटैकर को भी सजा करानी है और उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बननी है जो आज सुरक्षित हैं और जो छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर लेती है। वो तुमको जी। देख के प्रेरणा लेंगी और कुछ जीने की इच्छा रखेंगी। तो मैंने हम्म। वहीं से सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है। तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, मतलब कि गाँव में रहती थी, ये भी नहीं पता था कि क्या करना है। शहर के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी, ये भी नहीं पता था कि मेरे जैसी और भी एसिड ड्रग सर्वाइवर है। पहले मैं हम्म। अपने आप को ही अकेला समझती थी। लेकिन उसके हम्म। बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जो हमारा आगरा वाला कैफे है, उसमें हमारे एक्स सीएम जो रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने विजिट जी। किया था, तो उनका न्यूज़पेपर में निकला था। तो मुझे ये नहीं पता था कि छाव फाउंडेशन में जॉब दी जाती है, बस मुझे ये पता था हम्म। कि वहाँ पे एसिड ड्रग सर्वाइवर्स हैं। तो वहाँ पे उस हम्म। टाइम पे 5 लड़कियाँ काम करती थी उस टाइम पे। तो मैंने मम्मी को कहा कि वहाँ पे एसिड ड्रग सर्वाइवर्स हैं, मुझे जाके उनसे मिलना है, हो सकता है कि मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आए। पहले तो हम्म। सब लोगों ने मना किया, गाँव वालों ने भी बोला कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या कि लड़की को शहर लेके जा रहे हो। लेकिन मम्मी हम्म। पापा ने उनकी बात नहीं सुनी। मेरी मम्मी हम्म। मतलब मेरे पापा एक बार बातों में भी आ गए कि नहीं लेके जाना है, घर में ही रहना है और कुछ नहीं हम्म। करेगी ये, मतलब घर में ही रहेगी, हमारी बदनामी होती है, सब लोग सुनाते हैं। लेकिन हम्म। मम्मी ने नहीं हम्म। सुनी। मम्मी मुझे आगरा लेके, पापा से झगड़ा किया, मम्मी मुझे आगरा लेके गई और मुझे उन लड़कियों से मिलाया। लेकिन जब मैं उन लड़कियों से मिली तो मुझे बहुत हिम्मत मिली। फर्स्ट मेरे अंदर चेंज आया था कि मैं पहले फेस कवर करके रखती थी, एकदम पूरा फेस कवर करके रखती थी, ब्लैक कलर का गॉगल्स लगा के रखती थी। अगर मैं बस में भी सफर कर रही होती थी तो मैं कुछ खाती पीती नहीं थी। मैं पूरा मतलब अगर मुझे हम्म। 12 घंटे का भी सफर करना है तो मैं 12 घंटे बिना खाए पिए बैठी रहती थी। मम्मी कहती हम्म। भी थी कि खा लो, लेकिन बहुत शर्म के मारे मैं खा नहीं पाती थी। अगर मैं फेस ओपन करूंगी तो बस के लोग जो है ये मतलब कि हंसेंगे, हम्म। कमेंट करेंगे, हो सकता है बार बार देखेंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं सीओज में गई तो पहले पहले इंसान ऐसी थी कि जिसने मुझे बोला कि नहीं तुम फेस ओपन करके चलो। तब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, जब ये हम्म। लोग इतना कुछ कर सकते हैं, जब मैंने देखा कि ये हम्म। लोग कितने लोग जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंट में होके, वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली। फिर मुझे लगा कि अब मुझे बहुत कुछ करना है, अब मुझे जरिया मिल गया। हम्म। फिर मैंने मम्मी से हम्म। कहा कि मम्मी अब आप घर जाइए और मुझे इन्हीं के साथ रहना है। फिर आलोक भाई हम्म। से बात की, आशीष भाई से बात की और फिर मैं छाव फाउंडेशन का एक छोटा सा हिस्सा बन गई बहुत और अच्छा। आज मैं तो आपके ये सामने हूँ। बिल्कुल। तो अंशु आप ये बताओ कि जैसे 2015 में आपने छाव फाउंडेशन ज्वाइन किया, ठीक है, आज हो गया 2020, इतने साल के अंतराल में आपके में बहुत चेंजेस आए होंगे। 2015 की अंशु और 2020 की अंशु कैसी है, ये बताइए। यस, बहुत ही अच्छा सवाल है ये तो। 2015 की जो अंशु थी बहुत डरी सहमी सी, अपनी आवाज भी नहीं उठाने वाली थी। मतलब हाँ। कि अगर कोई कुछ कहता था तो मैं रो देती थी और कहो वॉशरूम में बैठ के रोती थी, सामने भी नहीं रो पाती थी किसी के। और मतलब कि कोई मुझे किसी काम को कहता था तो मैं नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब मैं कोर्ट जाती थी तो तब भी अपना फेस कवर करके जाती थी। और जब मेरा अटैकर सामने से आता था तो मैं बहुत डर जाती थी कि कहीं आके कहीं मुझे मार ना दे या कहीं हंस ना दे। और जब मैं मतलब कि किसी को भी देखती थी तो मैं बहुत डर जाती थी। लेकिन हम्म। जब मैं छाव फाउंडेशन में आई उसके बाद धीरे धीरे तो बदलाव नहीं, मतलब एकदम से बदलाव नहीं आया, धीरे धीरे बदलाव आया। हम्म। और इतना कॉन्फिडेंट आया कि आज मैं अपने साथ साथ अपनी दोस्तों की भी बात एक हिम्मत के साथ रख सकती हूँ, उनके लिए लड़ सकती हूँ।
और साथ ही साथ हिम्मत के साथ मैं फेस ओपन करके कोर्ट गई और मैंने अपने अटैकर को सजा दिलाई और उसको लाइफ टाइम तक की सजा हो गई। इतना चेंज आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए, तो मुझे भी दिख रहा है बहुत चेंजेस, और किस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो, ये खुद ही बहुत बड़ा चेंज है। तो अंशु, आपने इन 5 सालों में बहुत सारे, आपको छोटे छोटे काफी अचीवमेंट्स भी मिले हैं। आपने कई जगह, आप टेडेक्स स्पीकर भी रही हैं IIM लखनऊ में, और आपने कुछ एक रैंप शो पे भी आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ रैंप वॉक भी करी है आपने। कुछ बताइए आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें, क्या क्या आपको अचीवमेंट्स हुए। सबसे बड़ा तो अचीवमेंट यही था कि टेडेक्स सिर्फ यूट्यूब पे देखती थी कि जो जिन्होंने लाइफ में कुछ फेस किया होता था कि वो लोग प्लेटफॉर्म पे जाते थे और बोलते थे और कितने कॉन्फिडेंस में बोलते थे। तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं कभी मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। और आशीष भाई एक बार टेडेक्स में गए थे, तो मैं मतलब कि उनको ही देख के मतलब कि कभी क्वेश्चन तो नहीं कर पाती थी, पर मन में यही रहता था कि मुझे भी एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो 2018 की बात थी। उसी दिन जिस दिन मेरा टेडेक्स था, उसी दिन मेरे सिस्टर की रियल सिस्टर की शादी थी। तो सब लोगों ने मेरे सामने रखा कि आपको टेडेक्स करना है कि या आपको सिस्टर की शादी अटेंड करनी है। तो मैंने यही कहा कि सिस्टर तो मेरी यहीं पे रहेगी, और मतलब मैं उससे बाद में भी मिल सकती हूँ, रिसेप्शन वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन ये जो अचीवमेंट है, ये जो मोमेंट्स है, ये मेरी लाइफ में शायद दोबारा ना आए। तो मैंने मतलब कि टेडेक्स को चुना कि मुझे टेडेक्स करना है, और फिर मैंने उसी दिन टेडेक्स किया। एक तो मन था मेरा कि शायद मैं शादी में रहती, लेकिन ये भी था कि नहीं, मुझे टेडेक्स करना है। और जब मैंने मन से किया, तो उसी दिन फिर मैंने अपनी मतलब टेडेक्स करके मैं जल्दी से उन्हीं लोगों ने गाड़ी करके दी, और मैं अपनी बहन सिस्टर की शादी भी अटेंड कर पाई, तो दोनों काम हो गया। उसके बाद पहले मैं देखती थी कि खूबसूरत लोग जो होते हैं वो रैंप करते हैं, और जो मॉडल्स होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मॉडल्स होती हैं, वो रैंप कर सकती हैं। और हम लोगों को तो मतलब कि कोई नहीं लेगा, कोई रैंप वॉक के लिए मतलब कि नहीं आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब पहली बार सर ने कहा कि तुम लोगों को रैंप करना है, तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा हाँ। कि हम लोग भी करेंगे। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रैंप वॉक किया, तो रैंप वॉक चलने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी जब तैयार हुए प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टाइम, पूरा एकदम ड्रेसअप में, और फिर और सारी सर्वाइवर्स एक साथ रेडी होके पूरे गेटअप में थी। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और जब हम लोग मतलब मुग्धा बोर्ड से थी, और मुंबई की मतलब शायद ही फेमस हाँ, मॉडल्स है बिल्कुल। वो, हम्म। उनके साथ जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के किया, तब और भी अच्छा फील आया। और उसके बाद लगा कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है, और अभी शायद हम ये तो कुछ भी नहीं है। जब इतना अच्छा बिल्कुल। मोमेंट हम लोगों को मिला, अचीवमेंट मिला, तो आगे भी बहुत सारे हम्म। अचीवमेंट हम लोगों को मिलेंगे। उसके बाद द क्वीन से मुझे सम्मानित किया गया, और द क्वीन का और फेसबुक वालों का टाई अप था, तो उन दोनों ने मिलकर सम्मान किया था। तो बड़ा ही हम्म। अच्छा मोमेंट रहा वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर जैसे कभी आप बिजनौर जाते हैं वापस यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलने, कि नहीं जाती हैं आप? नहीं, मैं जाती हूँ, मेरे भाई लोग भी आते हैं, पापा लोग भी आते हैं, मम्मी तो नहीं आती हैं क्योंकि मम्मी हार्ट पेशेंट है। मेरे अटैक के बाद मम्मी थोड़ी बीमार रहने लगी थी, तो मम्मी ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। तो लेकिन जब भी किसी को याद आती है, तो मतलब मेरे फाउंडेशन वाले इतने अच्छे लोग हैं कि बोलते हैं जाओ, 2 दिन की छुट्टी लो और होके आओ। तो इतने में हो जाता है। इनफैक्ट आज जहाँ पे आप हैं, इसका पूरा श्रेय आपकी माँ को जाता है। अगर वो आपको लेके नहीं आती, तो आज आप रैंप पे वॉक नहीं कर रही होती, टेडेक्स स्पीकर नहीं बनी होती। तो सारा श्रेय आपकी माँ को जाता है इस चीज का। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी मम्मी का इतना अहम रोल रहा। मेरे पापा मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं थे, मेरी मम्मी ही थी। हम्म। मेरी हम्म। ड्रेसिंग जो मेरी मम्मी ही करती। मेरे पापा ने मेरी एक दिन भी ड्रेसिंग नहीं की, क्योंकि पापा देख ही नहीं पाते थे, पापा रो देते। हाँ। और हाँ। मेरी मम्मी ने कभी मेरी हालत को लेके आज तक एक आँसू नहीं निकाला, और ना ही जब भी मैं रोती थी, ना ही मुझे रोने देती थी। इसलिए शायद अगर वो रोती तो हार्ट पेशेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी ठीक है कि उन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि पूरे परिवार को अकेली बंदी ने बांधे रखा। उस टाइम में मेरे छोटे-छोटे भाई थे,
और उनको भी कोई रखने तैयार नहीं था। मेरे मतलब मेरी नानी मामा भी रखने तैयार नहीं थी मेरे भाई बहन को। मेरा छोटा ही भाई था हम्म और बहुत रोता था क्योंकि मम्मी तो मेरे साथ थी, लेकिन हम्म और घर में ये डर था कि एक के साथ हुआ वो भय बन गया था। मम्मी पापा हम्म मतलब के मम्मी पापा मेरे साथ थे और भाई बहन छोटे थे तो घर में रुक नहीं पाते थे। लेकिन उसके बाद हम्म। भी मेरी बहन ने उनको संभाला उस टाइम पे। तो बहुत सारा स्ट्रगल रहा है कि शब्दों में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन वो जी फीलिंग जी से जी। बताना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ सकते हैं जो आपने देखा, जो आपने, आपके परिवार ने उस चीज को झेला, मैं उसको कहूंगी झेलना कहती हूँ उस चीज को, उस और उस चीजों से निकल के जो आज आप इसमें अच्छी चीजों में आप हो इस समय, आई थिंक बहुत अच्छी चीज है अंशु, और एक स्ट्रांग माँ की स्ट्रांग बेटी है अंशु राजपूत, है कि थैंक यू नहीं? मैम। यस। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ दूसरी गेस्ट है प्रमोदनी, जो कि उड़ीसा में है इस समय, उड़ीसा से आई हैं हमारे पे लाइव शो पे। और प्रमोदी, मैं आपसे बात करूंगी, आप भी जरा हमें कुछ हमारे व्यूअर्स को जरा अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में। यस हेलो मैम, गुड इवनिंग। जैसे गुड कि मेरा नाम इवनिंग। प्रमोदिन राहुल है एंड मुझे रानी नाम से सब बुलाते हैं एंड मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ। उड़ीसा में सबसे छोटे जिला जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव है। वहाँ पे मेरे घर में मेरे माँ है, मेरे दो बहन है, मेरे पापा नहीं है। मैं जब 3 साल की थी मेरे पापा डेथ हो गए थे और मेरे कोई भाई नहीं है। बाकी हम्म। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, जैसे दादी है, बुआ फूफा एंड चाचा चाची वगैरह सब है। तो अभी सब आप ही के साथ हैं, आपकी आपकी मदर, या आप कहीं और रह रहे हैं? नहीं, हम लोग फैमिली सब एक साथ रहते हैं, लेकिन अच्छा जिम्मेदारी अच्छा खुद अच्छा। खुद अपने आप उठाते हैं। जैसे मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ, एंड अभी मैं खुद हम्म। मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, लाइक मेरी माँ, अच्छी मेरी चीज है, सिस्टर। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमने आपकी भी स्टोरी पढ़ी थी तो बिल्कुल, जैसे हमें अंशु का काफी खराब लगा पढ़ के, आपका भी बहुत खराब लगा था, दुख भी हुआ, गुस्सा भी हुआ, आया उस इंसान के ऊपर। तो जरा वो दिन बताइए जो कि जिसमें उसने आपको अटैक किया था, उस दिन के बारे में। जिसने मेरे को आश्रय किया था वो एक आर्मी पर्सन था एंड वो कश्मीर बॉर्डर पे जॉब कर रहा था हमारी फौजी में। 2009 अप्रैल 18 में मेरे को एसिड अटैक हुआ था। दैट टाइम में 16 साल की थी, 12th में स्टडी कर रही थी। अटैक का वही रीजन था कि मैंने उसके लव को रिजेक्ट किया था। उसने मेरी फैमिली को मैरिज प्रपोजल दिया था, मेरी फैमिली भी रिजेक्ट किया। इस बिकॉज अब मैं बहुत छोटी थी, 16 साल की थी और उसको उसके लिए उसने रिवेंज लिया। काफी लंग था, उसने बहुत ज्यादा 1 साल तक परेशान किया। सारा कोशिश जब नाकाम रहा और मेरे भाई के साथ जो मेरे पापा के बेटे लोग थे उनके साथ लड़ाई हो गई और बहुत ज्यादा फाइटिंग हो गई, आपस में चैलेंज भी हो गया और उसने रिवेंज लेने के लिए मेरे ऊपर एसिड थ्रो किया था। हम्म। फिर उसके आपके साथ भी, जैसे अंशु ने बताया कि परिवार वालों के साथ आपके मम्मी पापा परेशान, आपकी मम्मी परेशान, आपके भाई, आपके बाकी रिलेटिव्स भी बहुत परेशान हुए होंगे, और काफी आपको बाकी लोगों से भी काफी, सोसाइटी में भी काफी आपको थोड़ा सा एक प्रेशर आया होगा, मतलब कुछ बताएंगी उसके बारे में? ऑब्वियसली जैसे अंशु ने बताया कि सोसाइटी का सबसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किस तरह से लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट वो हमें हमें ना मिले लेकिन हमारी फैमिली को मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम्म एक बार एक इंसान हमारे ऊपर डालता है लेकिन सोसाइटी बार बार डालता है। तो वो बात है, हम्म। जब हम मौत के साथ हॉस्पिटल में लड़ते हैं, इतने तकलीफ, हॉस्पिटल की पेन, सोसाइटी तब हमारी फैमिली को बहुत कुछ बोलता है, तुम्हारी बेटी विकलांग हो गई, इसे शादी कौन करेगा, और ये तो भूतनी हम्म बन गई, इसने कुछ कियागा उसके इसलिए उसके ऊपर बहुत कुछ बात है। कोई कोई लोग आकर ऐसे भी बोलते हैं, मतलब लड़कों की चेहरा जल जाती है तो सोसाइटी में ऐसा लगता है कि लड़कों की अस्तित्व ही मिट गई। जी मतलब बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल। हमारे अंदर के दिल है, हमें दर्द होता है, हमारा ड्रीम भी है, हम्म हमें जीना है, हमें इस दर्द से हम्म सामना करना है। कोई नहीं सोचता एक्सपेक्ट पेरेंट्स, ये रियल इज हम्म। ट्रू। फैमिली बिल्कुल रिलेटिव सही। मेंबर भी हाँ। बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये हम्म। बहुत पेनफुल था उस टाइम मेरे लिए, मेरे माँ के लिए। लेकिन एक्चुअली मैं इसलिए ज्यादा स्ट्रांग रही हूँ क्योंकि शुरू से मैंने स्ट्रगल लाइफ देखा है। जब मैं 3 साल की थी मेरे पापा का डेथ हो गया, तो हमारी इंडिया में
बेटियों को, जब माँ की कोख से बेटियों को बोझ माना जाता है। मेरी माँ ने 3 बेटी पैदा किया था। जब पापा की डेथ हो गई तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि बेटी पैदा किया, कुल रक्षा कौन करेगा, बाप तो चला गया, बहुत कुछ बोला था। हर चीज़ में हम्म कंपेयर हमें रखा जाता था, हर चीज़ में कमी, लेकिन हमें स्ट्रगल को एडजस्ट कर लिया था। लेकिन इतने बड़ा जब तूफान आया, बहुत जैसे लगता है कि हमारी सर पे कोई पहाड़ गिरा दिया, ऐसे सोसाइटी कैसे रिले हमारी खुद की फैमिली मेंबर का रेस्पॉन्स होता है। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा हमें पॉजिटिव साथ दिया, और उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, लाइक 80% में बर्न हो गया था, 9 मंथ आईसीयू में था। सबसे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत सारा चैलेंज आया। मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई, मैं 9 साल तक ब्लाइंड हम्म रही हूँ। और मैं हम्म और ज्यादा चैलेंज आया कि मैं कोमा में चली गई थी। 26 घंटे हम्म के बाद मैं कोमा से जब बाहर आई तो मैं पैरालाइज स्टेज में रह गई। 2009 से 2014 तक मैं 5 साल बेड पे पड़ी रही थी। हम्म। तो फिर ये छाँव फाउंडेशन के साथ आप कब आपने शायद आपने 2016 में ज्वाइन किया। तो कैसे इनको आप कैसे मिले? एक्चुअली मैं कहीं न कहीं मुझे एनजीओ जैसे लाइक अंशु को जैसे लाइक हमें एनजीओ के बारे में नहीं पता था। सोशल कॉज हम्म क्या होता है, बिकॉज़ इतने कम उम्र में हमारे दिमाग ऐसा था कि पढ़ाई में, खेल-कूदने में, ऐसा ऐसे हम्म सोसाइटी सोशल कॉज के बारे में हमें एकदम से नहीं पता था। मुझे एनजीओ क्या होता है नहीं पता। लेकिन मेरे हम्म दिमाग में कहीं न कहीं ये था, मैंने जब कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर हो गया, वो हम्म आराम से जी रहा है, उसको पुलिस ने हम्म नहीं पकड़ा क्योंकि मेरे माँ के पास मैन पावर नहीं था, मनी में पावर नहीं था। एंड सोसाइटी का इतना गलत रिस्पॉन्स क्यों? हमें क्यों सब कुछ झेलना है? मेरे दिमाग में ये था कि मुझे उन सारे लोगों को नेगेटिव प्रूफ करना है, जब मैं खुद आगे बढ़ूंगी। और मैंने हम्म जैसे 2014 में 5 साल पैरालाइज टेस्ट पढ़ने के बाद मेरी फैमिली ने साथ छोड़ दिया। एक्सपर्ट में मदरशिप साथ दे रही थी। मेरे कुछ सीनियर फ्रेंड है, मेरे अपने फ्रेंड लोगों ने भी साथ नहीं दिया। कुछ सीनियर फ्रेंड थे तो उन्होंने, एक दो थे, उन्होंने मुझे प्राइवेट फिजियोथेरेपी एडमिट कराया। उनको लगा कि अगर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मिलेगा शायद मैं चल पाएंगी। तो ये हम्म सही था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। 2014 में मैं प्राइवेट फिजियोथेरेपी में एडमिट हुई, वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। 1 साल में ट्रीटमेंट होने के बाद मैं चलना शुरू किया। जब मैं चलना हम्म शुरू किया, मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, 11th-12th में स्टडी कर रही थी, मैं लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे हम्म मुझे बहुत सारी रिसर्च करना अच्छा लगता है, जो ब्लाइंड जो शुरू शुरू में से ब्लाइंड होते हैं, वो क्या करते हैं। मैं हम्म कभी-कभी ये सुनती थी ब्लाइंड बच्चे आईएएस ऑफिसर, ओएएस ऑफिसर एंड क्रिकेट मैच भी करते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर वो कर हम्म सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो बिल्कुल इसी बिल्कुल। वजह से मैंने एक कज़न में एक भाई है, उनको बोला कि भाई मुझे कैसे भी करके बाहर भेज दो, नहीं तो ब्लाइंड स्टडी सेंटर में एडमिट करा दो, नहीं तो अनाथ आश्रम में डाल दो, मुझे कुछ हम्म सपोर्ट मिल जाएगा। तो उन्होंने हम्म गूगल में सर्च किया था, तो कैसे एक एसिड अटैक विक्टिम सर्वाइव कर सकता है। उस टाइम तो विक्टिम वार्ड ही मुझे नहीं पता था, विक्टिम हम लोगों को ही बोला हम्म जाता है। हम्म फिलहाल मैं विक्टिम वार्ड के अगेंस्ट में ही हूँ। तो फिर हमारी जहाँ फाउंडेशन का वेबसाइट आया था, तो वहाँ पे उन्होंने सारा सब कुछ सबमिट किया मेरे बारे में। 2015 अक्टूबर के टाइम है, मुझे पहला कॉल आशीष भैया का आया था, जो हमारे डायरेक्टर है। हम्म वो कौन है, क्या है, वो लड़के हैं, मुझे सब कुछ कुछ भी नहीं पता। मैंने बस उनको बोल दिया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से हम्म ले जाओ, मुझे पढ़ना है। मैं बहुत ज़्यादा हम्म चिढ़ गई हूँ अपने लाइफ से। तो उन्होंने हम्म मेरे बारे में सब कुछ जाना। देन आलू भैया से बात हुई। वो हम्म फाउंडर है, फाउंडर क्या होते हैं मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने मेरा हम्म टिकट कराया 2016 5 जनवरी। मैं दिल्ली गई। उस टाइम दिल्ली लक्ष्मी नगर में हम लोगों का ऑफिस था। हाँ तो हम्म ऑफिस था, तो मैं सबके साथ मिली। तो उस दिन से आज तक मैं छाँव फाउंडेशन के साथ एक, जैसे लाइक अंश ने बोला कि छोटा सा हम हिस्सा है, ये हम फैमिली हाँ का एक हिस्सा है। बिल्कुल। अब आपके लिए भी वही क्वेश्चन है जो मैंने अंशु से पूछा था कि 2016 की प्रमोदनी रानी और 2020 की रानी में क्या अंतर है? कैसे देखते हो आप अपने को? अंतर तो देखा जाए, अगर मैं पॉजिटिव से बोलूंगी दो तरफ से। लाइक मैं जैसी थी वैसी हूँ, बस चेहरा बदल गया है। और हम्म अगर और पॉजिटिव ज्यादा बोलूंगी, बहुत कुछ परिवर्तन आ गया मेरी लाइफ में। लाइक मैं ब्लाइंड थी 2016 में, मैं जब जाती थी सब मुझे सपोर्ट करते थे। मुझे वॉशरूम जाने के लिए मेरी अंशु, लाइक सब दोस्त भाइया लोग, सब मुझे रोड पे चलती हूँ, मुझे सब सबका साथ साथ जरूरत थी। लेकिन
मुझे मेरा था कि मैं सबके साथ चलूं, कैसे चलूं, हम्म ब्लाइंड सिचुएशन में एकदम मेरी जिंदगी अंधेरे में थी, आंखों का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, सब डॉक्टर ने हम्म मना कर दिया था। मेरे दिमाग में यही वेट करता है कि मैं जिंदगी भर ब्लाइंड रहूंगी और बच्चों की तरह रहूंगी, क्योंकि जब हम्म सबका सपोर्ट मिलता है कि बच्चों की तरह सब ट्रीट करते हैं। हम्म 2017 में सबसे बड़ा मेरा सबसे अच्छा था कि मैं स्पीक पावर अच्छा होता है। जैसे अंशु ने हम्म बताया कि टेडेक्स ऑफर बहुत आता है। हम्म हम्म 2017 में मेरा ऑपरेशन हुआ, तब मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि क्योंकि जब मैं पहली बार मीडिया में हाईलाइट होने लगा उड़ीसा में मुझे हम्म। बहुत लोग मानते हैं, आइकन मानते हैं, अच्छा, हाईलाइट होने अरे लगा। वाह। हाँ, यस मैम, मैं उड़ीसा में पहली मीडिया में आई, देन नेशनल, देन छाव के बाद नेशनल इंटरनेशनल, ये तो लगा रहता है हम लोगों का। हाँ। तो मेरे घर के बाहर कुछ लोग बोले कि मेरे घर वालों को कितने बेशर्म लोग हैं, पोड़ी हुई जली हुई लोगों को, लड़की को मीडिया में लाता है, शर्म नहीं आता है। वो बातें सुन के मेरे हम्म कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मुझे तमाशा बनना था उन लोगों के मुंह पे। मैं सोचा कि मैं इतनी स्ट्रांग होकर मुझे इतना सब कुछ फिर भी सुनना पड़ता है, जो लड़कियां घर में है अब तक बाहर नहीं निकल के आ रही। उड़ीसा में मैं हम्म पहली एक हम्म। लड़की हूँ, मैंने कैंपेन शुरू किया। आज मैं छाव फाउंडेशन के थ्रू आई एम सिंगल पर्सन ओडिशा की पूरे स्टेट में जितने सारे सर्वाइवर्स है उनकी रिहेबिलिटेशन और उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके साथ इस समय कितने लोग जुड़े हुए हैं? ओडिशा टीम में 11 सर्वाइवर, एंड अरे मुझे वाह। बहुत ही अच्छा लगता है कि सारे सर्वाइवर, हम लोगों का गाला मीट हुआ था उड़ीसा में, सब गए थे दिल्ली नोएडा पे, सब मिले अच्छा। थे। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे अंशु वहाँ पे सिरोज लखनऊ में वो हम्म रिच आउट डिपार्टमेंट हम्म देखते हैं, पूरा काम देखता है। हम लोगों को जैसे लाइक हम लोगों के टीम में दो चार लोग हैं जो मेन मेन रोल दिया जाता है। रितु हम्म है, अंशु है, मैं हूँ। मुझे हम्म इतना प्राउड फील होता है कि हम लोगों का हमारी टीम ने इतना कैपेबिलिटी बनाया, इतना ट्रस्ट रख हम्म। रहा है कि हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। अब मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगता बिल्कुल। है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आता है। जैसे अंशु ने बताया कि टेडेक्स लाइव जब हम देखते हैं हम्म टेडेक्स ये जाते हैं, हम क्यों नहीं। मुझे बहुत हम्म। सारा टेडेक्स ऑफर आया था 2018 से 2019, एंड हैदराबाद हैदराबाद नहीं जा पाए इसलिए लैंग्वेज इशू था, वहाँ पे हिंदी कोई नहीं हम्म समझता। पुणे से हम्म। जब आया उस टाइम मैं टेड के लिए प्रिपेयर, मैं पहली एक लड़की हूँ, मैं टेडेक्स रिजेक्ट किया था इसी वजह से कि मेरा हिंदी का जेंडर चेंज हो जा रहा था। मैंने सोचा था कि अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे, बस हाँ। मुझे मेरा हिंदी जब मैं सही रहेगा मैं टेडेक्स दूंगी, और वो मेरा पहला टेडेक्स रहेगा। तो इसी वजह से मैंने हम्म। आज तक टेट नहीं दिया था, लेकिन अभी मैं प्रिपेयर हूँ। एंड मैं अभी इतना बोल पा रही हूँ अच्छे से हिंदी, लाइक हमारी कैंपेन को मैं रिप्रेजेंट आज होस्ट कर पाती हूँ, सारे गेस्ट को मैं होस्ट करती हूँ। बहुत बढ़िया। और भी क्या क्या आपको अवार्ड्स भी कई सारे मिले हैं, प्रेरणा अवार्ड और काफी विमेन अवार्ड्स भी हाँ, मिले हैं मुझे आपको? स्टेट अवार्ड मिला है, हम लोग को उड़ीसा के स्टेट सीएम ने दिया था मुझे स्टेट, बिकॉज हम्म। इसका जो मैं खुद डिसेबिलिटी पर्सन और डिसेबिलिटी सर्वाइवर्स के लिए काम कर रही हूँ। हाँ हाँ। मुझे स्टेट अवार्ड मिला था, एंड मुझे आयोग, गवर्नमेंट का जो आयोग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आयोग की तरफ से बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लाइक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ नेशनल प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस, हाँ लाइक हाँ। हम लोग जितना सारे इंडिया में एफएम चैनल से हम लोग उनके साथ भी जैसे अंशु ने बताया कि मॉडल होते हैं, लाइक फिगर, उनकी हेयर, मेरा मैम आपने देखा होगा मेरा ओपन हेड फोटो, मेरा हेयर नहीं है, हम्म मेरा एक कान नहीं है। जब मुझे हम्म। कहीं फैशन शो में शो स्टॉपर रखा जाता है, मैं खुद को फील करती हूँ लोगों ने ब्यूटी को पहचान, रियल ब्यूटी को लोगों ने पहचाना, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म में है। आज हमें लोगों हाँ। मॉडल के अंदर हमें सोच पर रखा जाता है, उनके बीच में हम हम्म चलते हैं। इट्स वेरी प्राउड, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे हम्म। पहला जब अवार्ड मिला था फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, अच्छा। इज अ वेरी ग्रेट एक्टर और हाँ बिल्कुल। इंडिया बॉलीवुड, यस, शत्रुघ्न सिन्हा, एंड उनके हाथों में मुझे प्रेरणा अवार्ड मिला था। मुझे बहुत ही ग्रेट फील हुआ था कि उनको मैं टीवी में देखती हूँ, उनकी आवाज लोगों को डर डर लगता है, वो खामोश जब बोलते हैं लोग डर जाते हैं, तो उनके हाँ। हाथों से मैं अवार्ड रिसीव कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट आया, और सबसे बड़े अचीवमेंट मेरे आइडल्स आलो भाई है। अ, वो जब हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए, हमें ऑलरेडी मिल बिल्कुल चुका है उनसे सही, सब कुछ। बिल्कुल सही। बहुत बड़ा अचीवमेंट यही है
कि आपको Yes. जो छाव फाउंडेशन है जो एक सपोर्ट दिया है, और उस सपोर्ट में जो एक आपके में कहते नहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है आप लोगों में, और हम बाकी भी जो देखते हैं वहां पे जो और भी गर्ल्स हैं, इन सब में एक कॉन्फिडेंस जो आया है वो Yes, बहुत yes, अच्छी बात है, ma'am. Yes. बहुत अच्छी बात है वो। तो वही मैं छाव कह रही हूँ, जो फाउंडेशन आप का लोगों ने सबसे खूबसूरत रोल है कि इतना सुंदर फैमिली है हम लोग। मैम, हम्म, आप जाते हो लखनऊ, आपको पता है कितने कितने मतलब यहाँ पे कोई भी आ रहा है, आज ये वॉलेंटियर को पूछ लेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, ये तो एक ऐसी फैमिली है, कोई एनजीओ नहीं मानता, एक लाइक फैमिली। और मतलब बिल्कुल, हमारे जो अथॉरिटी है, लाइक फाउंडर है, वो कभी हम्म, फाउंडर जैसा बिहेव नहीं करते, लाइक फ्रेंड। हम काम करेंगे तो वो हम्म, हमारे साथ ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम्म, हम काम करते रहेंगे वो सोचते थे, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। एक हम्म। यूनिक, मैं नहीं बोलती कि दुनिया में अच्छे एनजीओ है, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आवर एनजीओ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वेरी गुड ऑल। क्या, 3 cheers फॉर शाव फाउंडेशन। यस मैम। आप लोगों में जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, सही में रानी और अंशुक देख के बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम और आपने अगर चारों तरफ देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा जरा सी प्रॉब्लम में इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है, और एक आप लोग हैं जो एक चैलेंजेस होते हुए भी हर दिन एक नया चैलेंज फेस करने के बाद भी हमेशा एक स्माइल रहती है चेहरे पे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज है। आप दोनों को एक हमारी तरफ से सल्यूट, और आप इतना अच्छा थैंक यू काम मैम। कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ो। मैं कुछ चीजें, मैंने कोई अभी एक कुछ लाइनें निकाली हैं, वो मैं अभी बोलना चाहूंगी सबके लिए, व्यूअर्स के लिए, एंड आई थिंक दे शुड पॉन्डर ऑन दीज लाइन्स। चेहरे पर तो तेजाब फेंक जला डाला, दिल के अरमानों को जलाओगे कैसे? सूरत को तो मेरी बदसूरत कर डाला, सीरत को अब बदसीरत बनाओगे कैसे? देख ना पाऊं दुनिया को अंधा कर डाला, तुम अब खुदा से नजरें मिलाओगे कैसे? कर दिया हर रिश्ते अपनों से दूर मुझे, मेरे हौसले को दूर कर पाओगे कैसे? कर दिया बंद 4 दीवारी में मुझे, खुद को भगवान से बचाओगे कैसे? होगा जब तुम्हारे घर पर बेटी का जन्म, उससे इन कारनामों को छुपाओगे कैसे? निकलेगी जब भी अकेले में बाहर वो, अपने जैसे दरिंदों से उसे बचाओगे कैसे? फेंक न दे उस पर भी कोई तेजाब, इस डर को मन ही मन दबाओगे कैसे? खुदा ना करे मेरे जैसा हाल उसका हो, जलते हुए शरीर को हाथ लगाओगे कैसे? मुझे तो तड़पता देख बहुत खुश हुए तुम, बेटी को जलता देख जिंदा रहोगे कैसे? हाँ। ये मैंने कुछ निकाला था नेट से, तो मुझे था कि मैं जरूर इसको पढूं। और ये बहुत अच्छा है कि जो हम जो जो ये उन लोग के लिए है जो ये दिमाग में गंदा ख्याल रखते हैं, जो दरिंदे हैं, कम से कम हमें कुछ तो समझना चाहिए। और आप लोग के लिए सल्यूट, बहुत बहुत, आप बहुत आगे बढ़े, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम विमेन शाइन। और रानी, आप जब भी लखनऊ आइएगा जरूर हमसे मिलिएगा, हम मिलना चाहेंगे आपसे, और आप दोनों को यस ऑल मैम, द मैं बेस्ट। दिसंबर लास्ट में जाऊंगी। अभी तो फर्स्ट वीक बस फर्स्ट वीक में जाने वाली थी, बट दिसंबर लास्ट में जाऊंगी, क्योंकि काफी टाइम से मेरे सारे दोस्त मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ उनके साथ स्पेंड करने के लिए। और एक बिल्कुल। अच्छी सी बात है कि अंशु भी राइटर है, अंशु अच्छा पोएट्री लिखता है, अरे वाह, अंशु को सुनाएंगी कुछ लाइनें, हैं आपके पास, याद है कुछ आपको? नहीं, अभी तो कुछ याद नहीं है मुझे, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 6 तारीख को फर्स्ट ओपन माइक में अपना पोएट्री किया था। अरे वाह। तो मैं, हाँ, मैं दो ही लाइनें हैं, बिल्कुल बोलती हूँ बिल्कुल। कि तुमने चेहरा मिटाने की कोशिश की थी, पर मेरे सपनों में जान अभी बाकी है। तुमने चेहरा मिटाने की कोशिश की थी, पर मेरे सपनों में जान अभी बाकी है। तुमने चेहरा छीन लिया मेरा तो क्या हुआ, पर मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। इसको बहुत बढ़िया, बहुत एक दो बढ़िया। लाइन में जोड़ना चाहती हूँ। हाँ, उसने मेरा चेहरा जला दिया तेजाब फेंक कर, बिल्कुल बिल्कुल। उसने मेरा चेहरा जला दिया तेजाब फेंक कर, मेरे रूह तो आज सबर के हौसले लेकर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। इतनी थैंक यू पॉजिटिविटी मैम। हमने आपसे ली है आज की, मुझे खुद मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। और ऑल द बेस्ट टू यू, विश यू ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।